आज हम बात करना चाहेंगे यूरोप के इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो कि 19वीं शताब्दी में घटी। दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। तो इटली का एकीकरण पढ़ते वक्त हमें तीन मुख्य केंद्र बिंदु वाले व्यक्तित्व यानी आदमियों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हैं काउंट कैमिलो द कैवूर, दूसरे हैं गैरिबोल्डी, तीसरे हैं सार्डिनिया के राजा विक्टर एम्यूअल। इसके अलावा जूसेपे मेजनी ने भी इटली के एकीकरण में अपना सहयोग दिया था, लेकिन इटली का एकीकरण होने तक वो जिंदा नहीं रहे। लेकिन पहले तीन व्यक्ति जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, वो तीनों व्यक्ति इटली का एकीकरण करने में सफल हुए थे और उन्हीं के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया। अब इसके पृष्ठभूमि में यानी इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि जब सन 1800 से लेकर 1815 तक नेपोलियन का राज चला, तो उसने न सिर्फ इटली को एक राजनीतिक इकाई के रूप में बदला, बल्कि जर्मनी को भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में बदला। अगले 15 साल तक वो दोनों देश एक राजनीतिक इकाई के रूप में इकट्ठे रहे, लेकिन 1815 में वियना कांग्रेस के बाद मेटरनिख के नेतृत्व में जो निर्देश जारी हुए, उसके तहत इटली और जर्मनी को वापस सन 1800 से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया गया, जिसके कारण उनका राजनीतिक एकता दोबारा से छिन्न भिन्न हो गई, यानी एक किस्म से फिर से बट गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 15 साल एक देश को एकजुट रखने के बाद उसको दोबारा से तोड़ने में इन देशों में जो राष्ट्रवादी तनाव पनपा, उसने इन देशों में एकीकरण की भावना को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे काउंट कैमिलो द कैवूर के बारे में। अब काउंट कैमिलो द कैवूर वो सार्डिनिया के राजा विक्टर एम्यूअल का सेवक था, जो बाद में जाकर सार्डिनिया का चांसलर भी बना। कैवूर की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने इटली के एकीकरण को एक यूरोप की समस्या का दर्जा दिलवा दिया, उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण में सहायता दी, जिसके कारण इटली के एकीकरण करने के में रुकावट आने वाली ऑस्ट्रिया और दूसरी ताकतों को कमज़ोर करने में कैवूर को सफलता प्राप्त हुई। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है गैरिबोल्डी। गैरिबोल्डी एक आम नागरिक के तहत उसने इटली के एकीकरण में सहयोग किया और उसने सिसिली नामक द्वीप पर रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती दल की स्थापना की। इसको रेड शर्ट इस दल को इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस दल में जो मेंबर थे वो हमेशा लाल कुर्ता यानी रेड कलर की शर्ट पहनकर चलते थे, इसलिए इस पार्टी को रेड शर्ट भी बोला जाता है। ये एक सैनिक दल था जो कि ताकत के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। कैवूर की समझाने के बाद गैरिबोल्डी विक्टर एम्यूअल, जो कि सार्डिनिया का राजा था, उसको अपनी सेवाएं देने में यानी उसको सर्विस देने में रजामंद हो गया, उसके तहत चलने में रजामंद हो गया। और उसके बाद इन तीनों लोगों ने जाकर इटली का एकीकरण 1861 के आसपास किया। अब हम बात करना चाहेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी का एकीकरण जैसे आप 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रशा। उसके चांसलर बिस्मार्क, जिसको ओटो वन बिस्मार्क भी कहा जाता है, और उसकी फेमस नीति रक्त और लोहो की नीति यानी ब्लड एंड आयरन। दरअसल बिस्मार्क इस नीति के तहत ये कहना चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण अगर हो सकता है कि वो बातचीत और दूसरी तरीक़ों से ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक शक्तिशाली सेना के दम पर ही हो सकता है, और वो सेना होगी प्रशा नामक राज्य की। इटली और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सार्डिनिया ने अपने आप को इटली के अंदर विलय किया, वहाँ प्रशा के नेतृत्व में पूरे जर्मनी का विलय अपने अंदर किया गया। ये दोनों चीज़ों में ये बारीक अंतर आपको समझने की आवश्यकता है। खैर, जहाँ इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी रुकावट थी, वहाँ जर्मनी के एकीकरण में ना सिर्फ ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी रुकावट थी बल्कि फ्रांस भी सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि जर्मनी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर इन दोनों देशों का कब्जा था।
इसलिए बिस्मार्क ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध छेड़ा और उसके साथ युद्ध समाप्ति के बाद जब वो जीत जाते हैं तो ऑस्ट्रिया के साथ बड़ी ही नरम संधि करते हैं, जिसके तहत वो भविष्य में फ्रांस के साथ युद्ध होने पर ऑस्ट्रिया के साथ निश्चिंत हो सकते हैं कि ऑस्ट्रिया फ्रांस का साथ नहीं देगा। अपने एकीकरण के समय में जब बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा ने फ्रांस को हराया तो वर्साई के महल, अब वर्साई आप जानते हैं कि लुई 16वें के दौर पर फ्रांस का एक राष्ट्रीय गौरव रहा है, सबसे शानदार महल वहाँ बने हुए हैं। उन्हीं राष्ट्रीय गौरव के पलों में, जो कि फ्रांस के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है, वहीं जर्मनी ने फ्रांस को बाध्य किया कि ना सिर्फ वो अपनी अपमानजनक हार स्वीकार करे बल्कि युद्ध अर्जाने के रूप में अल्सेस और लोरे नामक 2 प्रदेश भी जर्मनी को वापस दे। इस समझौते की शर्तें इतनी अपमानजनक थी कि बाद में फ्रांस ने इसका बदला 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वर्साई की संधि के रूप में लिया है। अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल आइकन पर भी क्लिक करें।